तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म जो होता है उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अक्सर ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी में भी ये आप लोगों को किसी सेमेस्टर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है जो अक्सर पढ़ते हैं। ये 11th-12th में भी है टॉपिक, तो उसी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो इसमें क्लियर हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और इस लेक्चर के बाद, मतलब ये जो वीडियो होगा इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कोई भी कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और उसके आंसर्स के लिए आप लोगों को आगे लिंक भी मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। आप किसी भी फील्ड के हों, अगर आपका सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आइसोमर्स होते क्या है। सबसे पहले तो टर्म्स आता है जो आइसोमर्स की क्या होता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विद द सेम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन। देखो क्वालिटेटिव एंड कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और दूसरा अपन जो क्वांटिटेटिव बोल रहे हैं उसकी अमाउंट के बारे में बात करेंगे, है ना। किसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स जो इसमें कंपाउंड में होंगे, है ना। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट्स एंड जनरल फार्मूला आर आइडेंटिकल, है ना, यानी कि सेम होगा। सेम किसका होगा, वो आइसोमर्स क्या होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और जनरल जो उसका फार्मूला होगा, है ना, मॉलिक्यूलर वेट और जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर आपस में क्या होंगे, आइसोमर कहलाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रक्चरल सेम भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो वहाँ पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट में कोई चेंज होगा, है। तो बट देयर स्ट्रक्चर, अगर फार्मूला तो हमेशा ही क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, बट देयर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द 3D अरेंजमेंट आर डिफरेंट। 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट की बात करें तो वो अलग होगा। तो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तरीके से अगर हम इसको बोलें तो क्या बोलेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपस में आइसोमर बोल रहे हैं, है ना। सेम नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, मतलब एटम का काउंट भी सेम होगा और काइंड मतलब टाइप कि कौन सा एटम है। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन 2 टाइप के एटम दिख रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे और सेम नंबर ही होंगे, बस उनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो हम उसको आपस में आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर क्लासेस, 2 मेजर टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, और दूसरा होगा आपका स्टीरियो, है ना। दूसरा जो होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिंपल डेफिनेशन हम लोग समझते हैं इसका। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बाइलिंगुअली पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार हिंदी में इसकी डेफिनेशन को समझते हैं ताकि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो देखिए, 2 या
अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका अणु सूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, अणु सूत्र समान हो परंतु प्रॉपर्टीज असमान हो, यानी कि उनकी जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। दो मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं, दो कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक, जिनका अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, समान होगा, परंतु प्रॉपर्टीज असमान होंगे, उनके गुण अलग अलग होंगे, है ना। परस्पर समावयवी कहलाते हैं। परस्पर क्या कहलाते हैं? समावयवी। मतलब ये समावयवी यानी कि आइसोमर्स, समावयवी मतलब आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी, ये जो गुण धर्म है किसी भी कंपाउंड का अलग अलग रूप में होना, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने एक डेफिनेशन रखी है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। आप लोग एक चीज देखिएगा, तो सबसे पहले एक एनिमेशन देखिए। यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा है जिसमें देखिएगा कार्बन जो है, कार्बन की चेन में चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर देखिए कार्बन की चेन में चेंजेस आ रहा है। कार्बन अभी देखो सबसे पहले तो ये लीनियर फॉर्म में है, देन एक कार्बन हटकर बीच में आकर जुड़ जा रहा है ना, पोजीशन बदल जा रहा है उसका। मतलब उस पोजीशन के बदलने से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अभी भी उतना ही है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 अगर लीनियर फॉर्म में हुआ तो, और वही अगर वहां से हट जाता है, ये कार्बन दूसरी पोजीशन पे जाके चेंज हो जाता है, तो भी 4 ये नंबर ऑफ कार्बन। और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी जब ये लीनियर फॉर्म में है तब हम इसको ब्यूटेन बोल रहे हैं, लेकिन जब कार्बन पोजीशन पे चेंज हो जाता है तब आइसोब्यूटेन हो जाता है। सेम मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बदलने के साथ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, तो ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर होंगे या आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे। दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये अभी एक सिंपल एग्जांपल से ले रहे हैं। जब हम लोग टाइप्स देखेंगे तो वहाँ हर टाइप के एग्जांपल के बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं एन पेंटेन। हमारे पास पेंटेन है, हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड है, संतृप्त है। अभी देखो ये चेन फॉर्म में है, इसकी श्रृंखला सबसे लंबी है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 5 है। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन 5 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है। और ये पूरी की पूरी एक सीधी लीनियर चेन के फॉर्म में है, श्रृंखला के फॉर्म में है। अभी इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई, तो इसका हम बोल रहे हैं एन पेंटेन। इस कंडीशन में देखो इसके पास 2 टाइप के कार्बन एटम पाए जा रहे हैं। एक वो जो 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से और नहीं जुड़ा है, यानी कि ये वो कार्बन है किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ ये देखेंगे कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। तो ये टर्मिनल जो होगा वो हमेशा एक से जुड़ा होगा। तो ये अपने सामने डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ। ऐसे देखिए ये जो टर्मिनल कार्बन है वो भी एक से जुड़ा है। तो हमारे पास इस टाइप के जो कार्बन होंगे इनको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बन 2 है। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे 2 है। एंड जो बीच में जो कार्बन दिख रहे हैं ब्लू कलर के हाईलाइट किए हुए, जो बीच में आपको कार्बन दिख रहे हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए, ये हर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये राइट साइड में एक कार्बन से जुड़ा है और लेफ्ट साइड में एक कार्बन से जुड़ा है, तो 2 से जुड़ा है। ऐसी बीच वाले की बात करें तो ये भी एक राइट साइड में एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है और लेफ्ट साइड में डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे ही ये तीनों ही जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन कहलाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे 3 है। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 3, टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए? 5। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये कार्बन का अरेंजमेंट हम बदल दें, इसकी जो स्केलेटल है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें बदलाव कर दें, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अभी भी उतने ही होंगे और हाइड्रोजन भी उतने ही होंगे। तो हमने एक ब्रांचिंग की, देखो 3 कार्बन हमारे पास चेन में है, 3 कार्बन सीधे सीधे चेन में है, और जो पहला कार्बन है उससे 2 कार्बन हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अभी भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? देखो 3 2 5 5 ही है।
हाइड्रोजन का काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो 9 हाइड्रोजन हो गए। एंड ये 3 हाइड्रोजन और हैं, 1 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। तो देखिए अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो है और टाइप्स ऑफ एटम जो है, यानी कि काइंड्स ऑफ एटम, वो सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस इसका स्ट्रक्चर बदल गया। और अब हम लोग इसको बोल रहे हैं आइसोपेंटेन। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोपेंटेन, है ना। ये एक जनरल, ये कॉमन नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं है ना। जब हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे तो अलग होगा, ये इसका कॉमन नेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। इसमें आप देखिए थोड़ा सा बदलाव आगे देखो। हम लोग पहला जो स्ट्रक्चर देखे जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री था, यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन भी दिख रहा है। 3 डिग्री मतलब जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये ऑरेंज वाला कलर का जो दिख रहा है वो एक इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इससे, और डायरेक्टली तीसरे इससे जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन भी हो गया। तो अब हमारे पास 3 टाइप के कार्बन हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन, है ना। और इसका स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, इसकी प्रॉपर्टी में डेफिनेटली चेंज आएगा। अभी क्या चेंज आएगा हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ पे हम लोग 5 कार्बन को कुछ ऐसा अरेंजमेंट में अरेंज कर देते हैं, है ना। तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास अब 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 4, और एक नया कार्बन निकल के आया जो 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री मतलब ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4, है ना। लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन आप लोग को दिख रहा है। एंड सभी जो टर्मिनल कार्बन है, जो सभी टर्मिनल कार्बन है उसके पास देखिएगा 3 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन अभी भी 12 है देखो, और नंबर ऑफ कार्बन अभी भी कितने हैं? 5 है। मतलब हम अगर बोलें, अगर हम यहाँ पे बोलें कि आपका जो, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर देखें, हम इन तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो इन तीनों स्ट्रक्चर का एक कॉमन फार्मूला जो है वो यही है, C5H12। लेकिन तीनों ही स्ट्रक्चर आपस में क्या है, क्या कहलाएंगे? आपस में ये आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि तीनों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आ रहा है। और तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी डेफिनेटली, पर क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल। बट ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं कभी कभी जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन पोजीशन या बोल सकते हैं अरेंजमेंट जो होते हैं एटम्स के वो डिफरेंट हो जाते हैं, अरेंजमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। स्ट्रक्चर सेम होगा, अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम वहाँ पास 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल जो उसका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट हो जाता है, तब हम उसको स्टीरियो आइसोमर्स बोलने लगते हैं। तो कब हम स्टीरियो बोलेंगे, कब स्ट्रक्चरल बोलेंगे, ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेन जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था वो ये था कि फॉर्मूला सेम होगा और टाइप्स और क्वांटिटी, टाइप्स यानी कि कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन की जगह कार्बन ही है, कार्बन की जगह कार्बन ही है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा है। मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे और सेम नंबर में होंगे, बस उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, तो वो सब आपस में आइसोमर्स होंगे। और इस जो फिनोमिना है, जो ये पूरा हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल का अलग अलग अरेंजमेंट में होना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आइसोमर्स के टाइप्स के बारे में, कि आइसोमर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। आइसोमर्स के टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं बेसिकली। जब भी आप कोई आंसर करने जाते हैं तो हम लोग फर्स्टली नंबर जो क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। मेनली हम इसको 2 मेजर क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। पहला जो होता है स्ट्रक्चरल, जिसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला है, और दूसरा जो होगा वो स्ट्रक्चरल होगा। तो इन दोनों क्लास में क्या डिफरेंट आ रहा है? देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम
बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और जो दूसरा टाइप है जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो की, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, वहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो जो ग्रुप या एटम है उसका अरेंजमेंट में डिफरेंट आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, स्ट्रक्चर वही टाइप का होगा जैसा है, बस उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोल देंगे, है ना। ये जो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या बदलाव होता है, जब हम डिटेल कर रहे होंगे उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भी आप लोग के सामने कुछ एनिमेशंस दिख रहे होंगे जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेड कलर का आपके पास दिख रहा है ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है, तो उनका अरेंजमेंट बदल रहा है ना। स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस वो अरेंजमेंट पोजीशन बदल रहा है 3 डायमेंशनली, इसलिए इस टाइप का कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। या फिर आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल जो हो रहा है 3 डायमेंशनली मूव कर रहे हैं, पर उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, है ना। जैसे यहाँ पास देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम है, बस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। मॉलिक्यूल जो अलग अलग कलर के दिख रहे हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल को मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा आप लोगों को कि स्टीरियो में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, है ना। अभी स्टीरियो या स्पेस होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिविम, और इसको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। तो त्रिविम यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा होता है कॉन्फर्मेशनल, और दूसरा एक तो हो जाएगा कॉन्फर्मेशनल, दूसरा हो जाएगा कॉन्फिगुरेशनल, है ना। कॉन्फिगुरेशनल और कॉन्फर्मेशनल, ये 2 टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। अभी जो कॉन्फिगुरेशनल है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विन्यासी, और जो कॉन्फर्मेशनल है उसको क्या बोलते हैं, संरूपण। तो कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम, और इसको जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई करते हैं। किसको, कॉन्फिगरेशन। जियोमेट्रिकल को हम हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय, और ऑप्टिकल को हम बोलते हैं प्रकाशिक। तो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल में डिवाइड हो जाता है आपका कॉन्फिगुरेशनल। कॉन्फिगुरेशनल जो है इसको हम 2 क्लास में फिर से डिवाइड करते हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्यामितीय वाला जो है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे। अगर अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल होता है तो जैसे एक सिस ट्रांस टाइप का होता है नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, है ना, जहां डबल बॉन्ड पाया जाता है, इन्स में पाए जाते हैं ये, है ना। तो सिस ट्रांस हो गया। देन इसी में अगर सिस ट्रांस के अलावा भी कुछ नेमिंग सिस्टम होता है जैसे इजेड एंड सिन एंटी। तो हम यहाँ पे 3 टाइप के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना। 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। एक जिसको हम सिस ट्रांस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, दूसरा जो होता है उसको इजेड के सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करेंगे, एंड तीसरा जो होगा उसको हम सिन और एंटी के नाम से नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना। अब ये कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे। ओके, देन आता है आपका ऑप्टिकल। ऑप्टिकल को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, है ना। अब एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं ये भी चीज़ हम लोग तभी डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में हम डिटेल कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को बेसिक जो क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चरल जो था उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे लगभग 3 क्लासेस में, और हम लोग मेजर क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल में देखो चेन आइसोमेरिज्म, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के समय लिया था। श्रृंखला में बदलाव होना, कार्बन का अरेंजमेंट, कार्बन स्केलेटल का अरेंजमेंट में चेंज आ जाना, श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, देन आता है पोजीशन। पोजीशन मतलब, पोजिशनल मतलब होता है स्थान। किसी ग्रुप का, किसी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलेगा तो उसको हम पोजिशनल बोल देंगे, है ना। फिर आता है फंक्शनल। अगर फंक्शनल ग्रुप में ही बदलाव हो जाए तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में कोई बदलाव आ जाए तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल। फिर आता है एक स्पेशल टाइप का जिसको बोलते हैं रिंग चेन, या इसको वलय श्रृंखला। रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक क्लासिफाई होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई
मॉलिक्यूल का मतलब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में भी होगा और चेन फॉर्म में भी होगा, तो इसको रिंग चेन बोलते हैं। ऐसे ही मेटामेरिज्म, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्यावयवता। मेटामेरिज्म ज़्यादातर जो होते हैं मल्टीवेलेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होते हैं, इन सबको हम लोग तभी डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना। देन एक लास्ट आता है हमारे पास टॉटोमेरिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चलावयवता। यहाँ पास क्या होता है, हाइड्रोजन का डायनेमिक कंडीशन होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है ना, और उसके कारण एक स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ऐसे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने डिवाइड किया, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। इतने टाइप से हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया। तो आई होप क्लासिफिकेशन जो है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासीफाई करना है। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। और इतनी मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि जब आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको फिर फर्दर फ्यूचर में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल उठा के दे दिया जाए, आप उसमें आसानी से कोई भी आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद एक एक करके सभी आइसोमेरिज्म को, है ना। और अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्या बदलाव आएगा उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं अभी आपको दोबारा से वही सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास आइसोमेरिज्म जो था कॉन्स्टिट्यूशनल था और स्टीरियो था। कॉन्स्टिट्यूशनल को हम स्ट्रक्चरल बोलते थे, स्ट्रक्चरल को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, है ना। क्लासीफाई किया था चेन आइसोमेरिज्म में, पोजीशन आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एंड मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म में। तो अभी हम इन सभी पॉइंट्स को, हम स्ट्रक्चरल में पहला पॉइंट जो है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, हम उसके बारे में आज अभी इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज आएगा। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों के सामने हमेशा एक शॉर्ट फार्मूला लेकर आऊँगा जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहें। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो भी सेम होगा, बट प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होने वाला है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन ऑर्डर इन विच द कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टू ईच अदर। कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे, उनका ऑर्डर यानी कि उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C4H10 है। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब C4H10 से हम लोग देखिए, हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक हमारा चेन स्ट्रक्चर है, सीधी श्रृंखला। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पास एक कार्बन ये है, ठीक है। दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। देखो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक ड्रॉ करने का तरीका होता है जिसमें हम इस तरीके से सिर्फ बॉन्ड दिखा देते हैं, और जहाँ पे ये कॉर्नर दिखता है, ज्वाइंट दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हिडन होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पास उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पास अगर कार्बन होता तो कार्बन इस तरीके से होता और इसके साथ दो हाइड्रोजन भी जुड़े हुए दिखाए जाते। तो हम ये हाइड्रोजन को और कार्बन को यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, उसको हम इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आगे से आप जब भी देखें तो आप कार्बन के वैलेंसी को हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। जब भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो, और डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उस हिसाब से कितने हाइड्रोजन होंगे वहाँ हमको अपने आप एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया और चौथा कार्बन ये हो गया। 4 कार्बन हो गए। 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है। कितने हो गए, 3 3 6 और 4 10।
यानी कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है जिसमें एक सेंटर में कार्बन होगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि वैलेंसी हमको बराबर करनी है तो एक हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही 3 कार्बन ये हो गए टर्मिनल वाले 3 कार्बन, 3 कार्बन ये सेंटर में एक कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 3 3 9 और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 3। तो इस तरीके से देखो आप दोनों के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। कार्बन का जो स्केलेटल है जिसको हम कार्बन चेन बोल रहे हैं, वो अगर हम लोग नंबरिंग करने जाएंगे तो यहाँ पास हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, है ना। IUPAC नंबरिंग में हम नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी साइड से, क्योंकि सीधी श्रृंखला है, तो हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट से लेफ्ट करें तो 4 कार्बन का चेन बनेगा। यहाँ पास अगर नंबरिंग करने जाए तो हम इसमें से सारे कार्बन सेम है, हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया 1, दूसरा नंबर देंगे हम जहाँ से ब्रांच पास पड़ेगा तो इसको 2 नंबर दे दिया, ऐसे ही इसको हमने 3 नंबर दे दिया। तो अब हमारे पास कार्बन चेन 3 कार्बन की है और एक सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, है ना, एक सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, देखो ये एन ब्यूटेन है और ये क्या है आइसोब्यूटेन, दोनों का स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और स्ट्रक्चरल में कौन सा स्ट्रक्चरल है, तो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, क्योंकि यहाँ चेन में बदलाव आ रहा है। यहाँ 4 कार्बन का चेन है, यहाँ 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, C5H12 में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अब मैं आगे आप लोग को हिडन हाइड्रोजन और कार्बन नहीं बताऊंगा, सिर्फ काउंट बता दूंगा। तो देखिए ये कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गए, ओके। नंबरिंग करना चाहें तो आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से सेम दिखेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। तो यहाँ पे चेन 5 कार्बन की है। ऐसे यहाँ पे नंबरिंग करना होगा तो हम लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन पास में पढ़ना चाहिए IUPAC नेमिंग सिस्टम के हिसाब से। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट मानूँ तो मेरे को इस कार्बन को 1 करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो अभी मेरे पास कार्बन चेन 4 कार्बन की बनी, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी। आगे और चले तो हम यहाँ पर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो इसको कर लिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3। यहाँ पे कार्बन चेन मेरे पास 3 कार्बन की है और ये दोनों सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे, है ना। तो कार्बन चेन में बदलाव आया। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। तो अभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सारे के सारे सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, टाइप भी सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये हो गया हमारा एन पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन और ये हो गया हमारा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूट है, इसलिए 2,2 डाइमिथाइल, मिथाइल है, एंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल जो चेन होता है, चेन की लेंथ में बदलाव आ रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, उसी में जो बदलाव आ रहे हैं उसी को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप ये वाला जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा जो टाइप है। दूसरा जो टाइप है वो देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म वो होगा जहाँ पोजीशन बदलेगा, किसका? फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूट का। तो एक जनरल आपके पास यहाँ पे ट्रिक है याद रखने के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। किसका क्या डिफरेंट होने वाला है? पोजीशन किसका? फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूट का पोजीशन बदलेगा। तो हम इसको पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये भी किसका टाइप है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl हमारे पास एक फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन चेन ऑन द कार्बन चेन। कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलने वाला।
चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए। अभी सबसे पहले क्लोराइड एक फंक्शनल ग्रुप है ना, हेलोजन है ये, बेसिकली ये क्या हेलोजन है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जहाँ पे जुड़ा होगा उस कार्बन को पहला नंबर देंगे, तो हमने इस कार्बन को पहला नंबर दे दिया, इसको हमने दूसरा नंबर दे दिया, इसको तीसरा, और इसको हमने चौथा नंबर दे दिया। तो 4 कार्बन की चेन है जिसमें क्लोराइड जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है पहले स्ट्रक्चर में, तो नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है। अभी दूसरे कंडीशन में देखिए, हमको कार्बन चेन का नंबरिंग करना है, उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास करेगा, तो किधर से पास करेगा, लेफ्ट टू राइट। तो हम इसको नंबर 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए एंड इसको 4 दे दिए। तो अब हमारे पास 4 कार्बन की अभी भी चेन है ना, तो हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल भी सेम है, बस पोजीशन बदल गया क्लोराइड का। यहाँ पे क्लोराइड 1 पोजीशन पे था, यहाँ पे क्लोराइड 2 पोजीशन पे है, वहाँ पे 1 पे था, यहाँ 2 पे है। तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे क्लोराइड, जिसका पोजीशन बदल रहा है, इसलिए ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स है। आपस में ये क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। और इनका जो ये फिनोमिना है, इसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स, मैंने आप लोग के पास सामने तीनों टाइप के एग्जांपल रखने की कोशिश की है। फंक्शनल ग्रुप रख लिया हमने, मल्टीपल बॉन्ड्स वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन IUPAC नहीं है, डबल बॉन्ड जिधर पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो डबल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन नहीं, डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, पेंटीन। लेकिन ईन का पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 1 पेंटीन, है ना। 1 पोजीशन पे है इसलिए इसको बोल रहे हैं 1 पेंटीन। यहाँ पास देखिए फिर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से पास पड़ेगा, किधर से पास पड़ेगा, मान लेते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे मिलता है हमको, है ना। अगर हम इसी को उल्टा करें, इसको अगर 1 करें, इसको 2 करें, तो हमको 3 पोजीशन पे मिलता है। तो हमको डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन पे नहीं 2 पोजीशन पे लाना है ना, मिनिमम नंबर देना है। तो हमारा ये जो आपके सामने दिख रहा है, हमारा नंबरिंग सिस्टम क्या होगा, इसके लिए नंबरिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही इसके लिए क्या था, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 1 पेंटीन, यहाँ 2 पेंटीन, तो पोजीशन बदल गया डबल बॉन्ड का। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, यहाँ पास एक रिंग सिस्टम में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो मैं हर टाइप का देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर रहें। अभी देखो यहाँ एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में आप देख पा रहे हैं एक क्लोराइड है और एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो हम लोग यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो इनमें से किसी एक को नंबर 1 रखना पड़ेगा। तो क्लोरीन जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आ जाता है, इसलिए ये हो गया आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हम जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो एक को फर्स्ट प्रायोरिटी दूसरे को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है। कैसे मिलती है, IUPAC नेमिंग सिस्टम में हम लोग समझेंगे, यहाँ पे इसको डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखिए कि क्लोरीन का फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिंग के अंदर हम पहला नंबर देंगे जिससे क्लोरीन जुड़ रहा है, क्योंकि क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, तो हम इसको पहला नंबर दे दिए हर बार। अब देखो हम रिंग में किधर घूमते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूशन या फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्योंकि हमको सेकेंड पोजीशन पे मिल जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो देखिए 2 3 4 है ना, 5 एंड 6 बेंजीन रिंग में। तो अभी हमारा नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पे जुड़ा है। अब यहाँ पास फिर से नंबरिंग देंगे, जिधर से पास पड़े, इधर से जाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप दूर पड़ेगा, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पे, यहाँ पास नाइट्रो ग्रुप 3rd पोजीशन पे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पे, इसलिए हमारा नाम क्या है, देखो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे देखो 1 क्लोरो
3 नाइट्रोबेंजीन, है ना, 1 पे क्लोरो है, 3 पे नाइट्रो है। ओके, तो स्ट्रक्चर में बदलाव आया, पोजीशन बदल गया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल गया। नाइट्रो ग्रुप यहाँ 2 पोजीशन पे था और यहाँ पास नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ 2 पोजीशन पे था, यहाँ 3 पोजीशन पे है। तो पोजीशन में चेंज आया, इसलिए ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन वाला एक आप लोगों ने यहाँ पे देखा था स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये 1 पोजीशन पे है, यहाँ पर बीच में आ गया, है ना। ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पास किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि बराबर है दोनों तरफ से, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 1 पोजीशन से जुड़ा है, यहाँ पे 2 पोजीशन से जुड़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो है पोजीशन बदल रहा है फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट या मल्टीपल बॉन्ड का, और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, तीसरा टाइप जो है वो है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे चेंजेस किसका आ जाएगा, यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप का ही, तभी इसका नाम रखा गया है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कॉमनली शॉर्ट में हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफर करेगा, इट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, अभी तक फंक्शनल ग्रुप बदल नहीं रहा था, अभी फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एल्कोहल है OH, यहाँ पास ईथर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, यहाँ पास देखो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पास कार्बन की चेन नहीं होगी, यहाँ पास कार्बन की चेन होगी, यहाँ 2 कार्बन की चेन है, यहाँ कार्बन सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है। तो एल्कोहल 1 पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, और उस पर एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जुड़ा हुआ है ईथर के साथ, तो इसको डाई मिथाइल ईथर बोल रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर। अब देखो IUPAC नेमिंग के सिस्टम से मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं बताऊंगा, बस आपको ये पता रहे कि ये ईथर है और ये एल्कोहल, दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर काउंट करें तो यहाँ 2 कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पास भी देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 5 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन इस एल्कोहल के साथ है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन का काउंट करें तो 2 कार्बन हो गया, एक यहाँ एक यहाँ पे, 2 कार्बन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बस डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया इसके फंक्शनल ग्रुप में। ऐसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पास, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया COOH, यहाँ पे एक कार्बन है, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, ये हो गया, तो एसिटिक एसिड हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, ये स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया। यहाँ पे ओइक एसिड था, यहाँ पे नहीं, ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट, यहाँ फंक्शनल ग्रुप बदल गया, OCO, है ना, यहाँ पे COOH है, ये OCO है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है ना। ये O8 हो गया, ये ओइक है, ये ओइक है, ये O8 हो गया, समझ गया। तो देखो फंक्शनल ग्रुप ही अगर बदल जाए और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, अगला जो टाइप है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन। यहाँ कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है, कार्बन चेन में ब्रांचिंग तो होता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट टाइप का कार्बन चेन है। देखो डिफरेंट टाइप कार्बन चेन का मतलब हुआ साइक्लिक एंड ओपन चेन। साइक्लिक या रिंग, या तो रिंग होगा या ओपन चेन होगा, और आपस में वो एक दूसरे के क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा ये स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल चेंज अकर्स बिटवीन एन ओपन चेन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म थ्रू एन H ट्रांसफर। हाइड्रोजन के ट्रांसफर से क्या बन रहे हैं, रिंग या ओपन चेन बन रहा है।
तो इसको आपस में क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। जैसा कि यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है। अभी C6H12 का अगर हम लोग दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे सभी 6 कार्बन है और सबके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, दो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सॉरी दो हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से। तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है और 6। ऐसे ही अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया एंड छठवां कार्बन ये, 6 कार्बन हो गया। अभी हाइड्रोजन काउंट करें, 3 हाइड्रोजन यहाँ, ओके, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हो गए, और 1 हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 2 9 10 और यहाँ पे हो गया 11 12। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में चेंज क्या आया, एक ओपन चेन है, दूसरा रिंग है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिंग चेन। साइक्लिक और ओपन चेन अगर आपस में आइसोमर्स बना रहे हैं तो हम उसको रिंग चेन आइसोमरिज्म कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम देखो, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन, ये इन हो गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। देखो ये हेक्सेन था, ये हेक्सीन हो गया, फंक्शनल ग्रुप तो बदल ही रहा है, लेकिन मेन यहाँ पे हम इसको स्पेशल टाइप आइसोमरिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिंग बना देता है और दूसरा ओपन चेन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो 4 टाइप पढ़े हैं, बेसिकली जो 2 और टाइप हैं वो थोड़ा सा डिटेल में देखने पड़ेंगे, इसलिए आज की क्लास में हम उसको नहीं देखेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने टाइप्स देखे हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आपको कितना समझ में आया, इसके लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसको आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए और आपका आंसर सही है या नहीं है। इसको आप चेक करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे सीरियल वाइज मिलेंगे और आप अपना आंसर पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो कितना सही है। अगर आपके किसी भी आंसर में कुछ आपने जो सोचा था वो है या नहीं है ना, उसमें कुछ गलती आपको लगता है ना, अगर आप लोग को लगता है कि कोई वहाँ पे मिस्टेक है या कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि वो आंसर कैसे होगा, तो आप लोग उसको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप आइसोमरिज्म के जो हम लोग 4 टाइप ऊपर देखे हैं, ये उन 4 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। देखिए 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास है यहाँ पे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 4 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप से 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको आंसर सिलेक्ट करना होगा और अपना आंसर सबमिट करेंगे तो आपको आपके आंसर सही है या गलत है उसका आपको फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपके जब मुझे बहुत सारे वहाँ से जब रिस्पॉन्स आ जाते हैं और मुझे लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी जा रही है, तो उसके लिए मैं एक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी उसके लिए आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके पास यहाँ पेयर्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को पेयर्स दिख रहे होंगे 2 कंपाउंड के, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सी टाइप का आइसोमरिज्म है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और इसमें मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है। तो हम लोगों ने अभी जो 4 टाइप ऊपर में डिस्कस किए हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो आपको क्वेश्चन 1 में देखना है कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई चेंज आया होगा, तो ये कौन सा टाइप है जो हम लोगों ने चेन पढ़ा था या फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था या पोजीशन पढ़ा था या रिंग चेन पढ़ा था, तो इनमें से कौन सा टाइप है, आप अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो हम लोगों ने भी आइसोमरिज्म पढ़ा था उसको समझने में बहुत अच्छा लगा होगा। बट एक क्वेश्चन मैं आप लोग से फिर भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन एन एल्केन। एक एल्केन को सिर्फ एल्केन लेना, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन
कितने चाहिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? आपको कम से कम कितने कार्बन वाला एल्केन का जरूरत पड़ेगा जिससे आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म बता सकें, है ना? एल्केन में स्थिति समव्ययता हेतु न्यूनतम कितनी कार्बन की आवश्यकता है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोगों ने 2 कार्बन वाले, है ना? सबसे पहले एक कार्बन में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं आपके सामने एक कार्बन बनाऊँ CH4, तो यहाँ पास तो कोई पोजीशन बदल ही नहीं सकते, एक ही कार्बन है। 2 कार्बन में क्या पॉसिबल है? 2 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं है ना? ठीक है। 3 कार्बन में क्या पॉसिबल है? या 4 कार्बन में क्या पॉसिबल है? देखो, 4 कार्बन को हम चेन भी बना सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं। तो 4 कार्बन देखो ब्रांचिंग के साथ है, यहाँ पे चेन के साथ है ना? ये 4 कार्बन यहाँ पे चेन के साथ है, ऐसी ही ब्रांचिंग और चेन। तो इसी को हम लोग एक बार देखते हैं। मैंने आप लोगों के एक एक्सप्लेनेशन तैयार किया है, तो इसको अपन थोड़ा देखते हैं नंबरिंग करके। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं सभी को, ओके? तो ये हम लोगों ने कार्बन को नंबरिंग कर दिया। अब देखो, 2 कार्बन में नहीं हो सकता, 1 कार्बन में हो नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन बदलने के लिए एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। आप तो 2 कार्बन में किसकी जगह कहाँ बदल पाओगे? कहीं बदल पाओगे क्या जगह? 2 ही लोग हैं, है ना? किसी भी साइड बैठेंगे एक ही जैसा होगा, कोई पोजीशन में बदलाव नहीं दिखेगा। 3 कार्बन में पोजीशन बदल सकता है क्या? आप सोचो एक बार, इमेजिन करो। 3 कार्बन में देखिए, देखते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसकी नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूँ, एक ही जैसा होगा वो, 1 2 3, ठीक है? आप इधर से इधर जाइए, इधर से इधर। अगर आप चाहें कि इसको हम किस पोजीशन पे ले आए, 1 पोजीशन पे ला सकते हो, जोड़ सकते हो क्या? तो मान लीजिए मैं इसको अगर 1 के पास लाता हूँ तो भी मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा, C एंड C। तो अभी भी 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। अगर मैं इसको 2 के पास लाता हूँ, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? अगर मैं इसको हटाता हूँ तो भी आप इमेजिन करके खुद ही देख लो, हर बार आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। इससे दूसरा स्ट्रक्चर मिलने वाला ही नहीं है। आप चाहे कैसा भी इसको अरेंजमेंट कर लो। तो यहाँ पास तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही। फिर आता है, अगर 4 कार्बन करें तो शायद पोजीशन बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा और 3 कार्बन का एक चेन बनाया। अच्छा, क्या ये नंबरिंग सही है क्या? देखो, इसमें भी नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि हर बार अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो इसको 1 बोलूँगा, इसको 2 बोलूँगा एंड इसको 3 बोलूँगा, तो 2 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो हम लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट, हमको हमेशा 2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है? एक मेथिल ग्रुप मिल रहा है। अभी नंबर ऑफ कार्बन जो है 4 हो गए हैं, है ना? अभी नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 हो गए हैं। अब देखो, क्या इसकी पोजीशन बदल सकते हैं? कुछ लोगों के दिमाग में शायद आता होगा कि ये भी 2 पोजीशन पे है, इसको 1 पोजीशन पे जोड़ देते हैं, या कुछ के दिमाग में आ रहा होगा 3 पोजीशन पे जोड़ देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो देखो, अगर 1 पे जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो ब्रांचिंग थी वो अभी इसकी शुरुआत में जुड़ जाएगी और एक सीधी चेन बन जाएगी, है ना? अच्छा, जिनको ये लगता होगा कि 3 से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से हटा के हम 3 पे जोड़ेंगे तो पीछे जोड़ देंगे, तो भी हमको अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सीधा चेन मिलेगा। तो अब इस सीधी चेन में कोई पोजीशन बता सकते हैं क्या? यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर आप इसके बीच वाले कार्बन से जोड़ते हो तब तक ये सब्स्टिट्यूट है, लेकिन जैसे टर्मिनल से जोड़ दोगे वो खुद टर्मिनल बन जाएगा। तो अब कोई पोजीशन बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम इसको देख के बता सकते हो क्या कि कोई ऐसा कार्बन था जो 4th पोजीशन पे चला गया? अभी तो कार्बन का चेन ही बदल गया। यहाँ 3 कार्बन की चेन थी, यहाँ 4 कार्बन की चेन हो गई। तो 3 के साथ भी पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ओके? अब 4 वाली बात करें कि 4 वाले में हो सकता होगा शायद, तो 4 वाले में हो सकता है क्या? तो देखिए, 4 वाले में कंडीशन ये आएगा कि हम इसमें से एक किसी को हटा के इस पोजीशन पे जोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरा एक और पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अभी किसी के दिमाग में आ रहा हो कि नहीं, एक हम 2 पे जोड़ दें और एक हम 3 पे जोड़ दें, है ना? तो चलो, एक 2 वाला कंडीशन तो ये था, मान लेते हैं इस चौथे वाले को हम उठाकर 2 पे जोड़ें
तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसको 3 पे जोड़ें, जिसके किसी के दिमाग में आ रहा हो, है ना, तो मैंने वो भी स्ट्रक्चर बना रखा है। तो हमने ये चौथे को तीसरे से जोड़ा है, तो क्या हम लोग कुछ बदलाव किया है क्या? हमने इस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया क्या? ये पहले भी तीसरे से ही जुड़ा हुआ था, अभी भी ये तीसरे से ही जुड़ा हुआ है, बस हमने इसको एंगल बदल के दिखा दिया। तो क्या ये पोजीशन में चेंजेस आया क्या? कोई चेंजेस नहीं आया। तो 4, अभी भी हम नंबरिंग करने जाए तो 4 की श्रृंखला बनेगी, 1 2 3 एंड 4, या इधर से जाए तो 1 2 3 एंड 4। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल में कोई बदलाव ही नहीं होने वाला। तो जब ये कोई बदलाव ही नहीं, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो फिर हम इसको आइसोमेरिज्म बोल ही नहीं सकते। तो आई होप इतने सारे का पहले हम लोगों को आंसर जो है वो समझ में आ गया है कि आंसर 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 एंड 5 ये सभी के सभी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। हाँ, ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना। तो चलिए, हम लोगों ने मैक्सिमम 4 कार्बन तक के एग्जाम्पल की बात कर ली है। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल दिख रहा है वो हमारे पास देखो 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन में पोजीशन बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको? देखो यहाँ पास इस तरह इस कार्बन से जुड़ा था, यहाँ पर देखो अगले वाले कार्बन से जुड़ रहा है। ऐसा देखने में हमको लग रहा है ना? ऐसा हमको देखने में लग रहा है कि मॉलिक्यूल का पोजीशन बदल रहा है, पर क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? क्या वाकई में यहाँ पे पोजीशन बदल रहा है? देखो, तो समझने के लिए फिर से हम लोग नंबरिंग सिस्टम करते हैं। यहाँ पे नंबर कार्बन को नंबरिंग तो दे, तब तो हमको पता चले कि वाकई में पोजीशन बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो चलिए हम नंबर देकर देखते हैं। तो हमने ये नंबरिंग दिया। अच्छा, जब हमने इसको नंबरिंग दिया है तो क्या कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इधर लेफ्ट से राइट किया, उधर से राइट से लेफ्ट क्यों ला दिया? तो आपको बता दूं, IUPAC नेमिंग सिस्टम में ये हमेशा याद रखिए कि जिधर से सब्स्टिट्यूशन पास पड़ता है उधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो दोनों ही स्ट्रक्चर में ये जो सब्स्टिट्यूट है ये 2 पोजीशन पे ही है, सेकेंड कार्बन पे ही है, और कार्बन चेन 4 कार्बन का है। कार्बन चेन जो है 4 कार्बन का है। तो क्या दोनों मॉलिक्यूल में कोई बदलाव आया है? दोनों ही मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है अभी भी, जैसे 4 वाले केस में था। यहाँ पास हमको लग रहा है कि ये दूसरे से तीसरे पे गया होगा, बट जब अगर हम तीसरे पे चले जाएंगे तो नंबरिंग का डायरेक्शन बदल जाएगा और वो फिर से दूसरा ही कहलाएगा। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में कोई भी बदलाव नहीं आया है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है। तो हम इसको आइसोमेरिज्म कैसे बोलेंगे? ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। मुझे ये एक ही मॉलिक्यूल के मिरर इमेज दिख रहे हैं। यहाँ से देखो, फोर्थ वाला आमने सामने दिख रहा है, फिर थर्ड आमने सामने दिख रहा है, फिर सेकेंड आमने सामने दिख रहा है, लास्ट में दोनों ही तरफ 1 दिख रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का। हमने मॉलिक्यूल को घुमा के इधर कर दिया, ऐसा दिख रहा है ना? तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है। मतलब अब हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 5 कार्बन का भी जो अगर हम हाइड्रोकार्बन देखें, हम लोग यहाँ एल्केन की बात कर रहे थे, है ना? एल्केन होना चाहिए, एल्कीन नहीं होना चाहिए। तो मतलब सैचुरेटेड कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये भी दोनों आंसर जो हैं वो गलत है। यानी कि 5 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं है हमको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास 6 कार्बन अगर ले आते हैं, है ना? आपके पास देखो 6 कार्बन का हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल और ले आए। क्या ये 6 कार्बन में पॉसिबल है या नहीं है? तो मुझे लगता है कि हाँ, अब 6 कार्बन के साथ ये पॉसिबल है। नंबरिंग सिस्टम हम उधर से करेंगे हमेशा जिधर से पास पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। तो देखिए नंबरिंग हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5। यहाँ पास देखिए नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ राइट से लेफ्ट जाने पे पास पड़ता? देखो राइट से लेफ्ट जाते तो भी हम यहाँ पे 1 करते, यहाँ 2 करते, इस पर 3 ही मिलता, एंड 4 एंड 5, है ना? तो हम चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में नंबरिंग करें बराबर ही है। और
अभी हमारे पास पोजीशन में चेंज दिखा है। देखो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास कार्बन की चेन 5 कार्बन की है, कार्बन की चेन 5 कार्बन की है और सब्स्टिट्यूशन का अब हमारा पोजीशन बदल रहा है और अब हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हमारे पास एल्केन में कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन जो चेन में होंगे और 1 कार्बन जो सब्स्टिट्यूट के साथ होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा। तो मुझे मतलब अब ये चीज समझ में आ रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए एक एल्केन के पास मिनिमम कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? तो कम से कम इसके पास 6 कार्बन होने चाहिए। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं अब ये इस चीज को प्रूव करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 6। हमारा आंसर क्या होगा? एल्केन में स्थिति समवेता हेतु न्यूनतम 6 कार्बन की आवश्यकता होगी या मिनिमम 6 नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो अब हमारा आंसर क्या है? 6। आई होप आप लोग इस टाइप से भी अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो जितने पॉसिबल टाइप के जो टाइप्स होंगे क्वेश्चन के वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला जो हमारा क्लास होगा हम लोग उसमें हाइड्रोकार्बन के जो बाकी के जो अभी हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे हैं स्ट्रक्चरल में, तो मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म हम लोग उसके सारे बात करेंगे, है ना, अगली क्लासेस में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने बताए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 20 क्वेश्चंस देखे थे उसका आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको अपना जो आपने क्लास के बाद कितना आपको समझ में आया उसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या आप अभी भी आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जब आप अपना आंसर सबमिट कर देंगे तो आपको उसका एक रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आपने सही आंसर दिए हैं। और जो भी आंसर आपके गलत हो जाते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको इस क्लास में कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई सजेशंस देने हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।